वेलकम बैक टू माय चैनल फेवलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो केवीएस, सीटेट, सुपर टेट, एमपीटेट और स्टेट में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट हुए। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पहला दे रखा है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, या फिर संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल इन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान कौशल का विकास करना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? समस्या समाधान कौशल का विकास करना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक सामान्य बुद्धि का जो बच्चा है उसे पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखता है, तो यह बच्चे में निम्नलिखित लक्षणों में से किसको इंगित करता है पढ़ने और समझने में? तो ए चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शो डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, इट इंडिकेट दैट इट द चाइल्ड इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ। तो कौन सा सिम्टम है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रॉक्सिया। तो मैंने मल्टीपल बार ये क्वेश्चन करवाया और मल्टीपल बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए, डिसलेक्सिया। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया, जिससे बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। करके सीखना लिखा हुआ है, किसने दिया था? सबसे पहले ये बताइए, मेथड किसने दिया था? तो करके सीखना किस पे किसने फोर्स किया था? जॉन डीवी ने। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। निगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड, या फिर प्रोजना विधि प्रोजेक्टेड मेथड, या संश्लेषण विधि सिंथेटिक्स मेथड, या फिर एनालिसिस मेथड। तो करके जो सीखना है वो किस पर आधारित है? आंसर कीजिए। तो जो करके सीखना विधि है वो इस आधारित है प्रोजेक्ट मेथड पे, प्रयोजना विधि, जिसके कौन थे? किलपैट्रिक थे, जो इसके शिष्य थे जॉन डीवी के। तो प्रयोजना विधि जो हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यूज ऑफ लर्नड एक्शन इन अदर सर्कमस्टेंस इज कॉल्ड। क्या लिखा हुआ है? सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? जो कोई क्रिया करी गई है उसका अन्य समान परिस्थितियों में उसका यूज किया जाए तो क्या कहलाया जाएगा? लर्निंग कहलाई जाएगी, मतलब अधिगम, या फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम स्थानांतरण, या मेच्योरिटी परिपक्वता, या फिर स्टडी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम स्थानांतरण, मतलब एक जगह सीखी गई क्रिया का अन्य समान स्थिति में उसका उपयोग हो रहा है, मतलब अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 5 क्वेश्चन का है, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है उसका मुख्य गुण क्या है? तो मुख्य गुण बताना है आपको। पहला दे रखा है, छात्र जो के उस अनुसार पढ़ाना, ये है मुख्य गुण। या फिर छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, या फिर छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना, या छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है चाइल्ड सेंटर लर्निंग मेथड की। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मैंने बार बार बताया कि जो क्या है, बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि है उसमें क्या छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान करके उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाना, ये मुख्य गुण हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है, टीचिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर इंटरेस्ट एंड नीड। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग में लीस्ट इंपॉर्टेंट है? पहला दे रखा है, पनिशिंग द स्टूडेंट्स छात्रों को दंड देना, या फिर प्रोवाइडिंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स छात्रों को गृह कार्य देना, या फिर टीचिंग एज ए एफिसलेटर मतलब सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण देना,
या फिर लेक्चरिंग मतलब व्याख्यान देना। तो शिक्षा में जो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक क्या है, आंसर कीजिए। तो उसमें दंड देना दे रखा है, तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा छात्रों को दंड देना, जो कम महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? जो किंडरगार्टन विधि है वो किसने दी थी? तो किंडरगार्टन के फादर बताने इस मेथड को किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने, या फिर फ्रॉवेल ने, या फिर डीवी ने, या कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए फटाफट से। तो जो किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रॉवेल ने दी थी। किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल की, तो का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़ापन जो बालक है के सीखने की किस गति का घोतक है? आपको बताना है, तीव्र गति का, मंद गति का, बहुविध का, या औसत का। जो पिछड़ापन बालक है मतलब जिसमें बैकवर्ड्स जो है, बैकवर्ड बालक है, उसमें किस गति का घोतक है बताना है। आंसर कीजिए, तीव्र, औसत, मंद, बहुविध, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्लो होगी, उनकी जो बहुविध जो होगी गति होगी वो स्लो होगी, तो मंद हो जाएगा। का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों में गणित में ज़्यादा अच्छी होती है, तो यह दर्शाता है कि शिक्षक है। तो शिक्षक क्या कौन सी सोच को दर्शा रहा है? मतलब चिंतक मतलब थिंकर, नैतिक मतलब मॉरलिस्ट, या लिंगभेदी, या फिर अच्छी सोच राइट माइंडेड। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मतलब क्या आप समझ रहे हैं, लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो कैसी सोच को बता रहा है? लिंगभेदी मतलब जेंडर बेस्ड, मतलब उसमें विभेद किया जा रहा है, स्टीरियोटाइप। तो जो मैंने सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी छात्र की जो मानसिक और वास्तविक जो आयु है, दोनों आयु 7 वर्ष है, मतलब मानसिक और जो वास्तविक आयु है दोनों 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो मानसिक आयु मतलब समान बुद्धि से नीचे रखा जाएगा, या समान बुद्धि में रखा जाएगा, तीव्र बुद्धि में रखा जाएगा, या प्रतिभाशाली जीनियस में रखा जाएगा? तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। बोथ द मेंटल एज एंड age of people is 7 years. He may be classified into which category? Below normal intelligence, superior intelligence, या genius? आंसर कीजिए। तो वो बच्चा किस श्रेणी का होगा? आंसर करिए। तो इसमें वास्तविक आयु और जो दोनों दे रखी कितनी, 7 दे रखी, तो 7/7 क्या IQ का क्या फॉर्मूला होता है? गुणे 100। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी? IQ 100 आ जाएगी। तो 90 से जो 120 IQ होती है क्या? समान बुद्धि होती है। तो क्या हो जाएगी? नॉर्मल इंटेलिजेंस मतलब समान बुद्धि का बच्चा होगा, उसको समान श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, इनमें से कौन NCF 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? कौन सा गाइडलाइन है, प्रिंसिपल है जो NCF 2005 का है? मतलब डेवलप इंटीग्रेटेड बुक्स, एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, या फिर रिड्यूस करना, बस्ते की बोझ को कम करना, या फिर मेकिंग करना एग्जामिनेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आंसर करना है कि जो NCF 2005 है वो किसकी गाइडलाइन, कौन सा प्रिंसिपल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, ये भी इसकी गाइडलाइन है, बस्ते की बोझ को कम करना, ये भी गाइडलाइन है, और परीक्षा प्रणाली को अधिक फ्लेक्सिबल करना, ये भी है। तो इसका जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब उपयुक्त सभी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 दे रखा है, पाठ योजना का मुख्य भाग है, मतलब द मेन पार्ट ऑफ लेसन प्लान एज बताना है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, रिवीजन, पुनरीक्षण, या प्रिपरेशन तैयारी, या फिर प्रेजेंटेशन? तो पाठ योजना का जो मुख्य भाग है वो आपको बताना है। आंसर कीजिए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो अभी बताइए, अभी स्टेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ योजना का तैयारी मतलब प्रिपरेशन करना, जो मुख्य भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? मतलब अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाए और रीजनिंग स्किल आ जाए, कौन सी स्टेज है जो जीन पियाजे की जिसमें बच्चों में अमूर्त तर्क और तार्किक कौशल विकसित हो जाते हैं? पहला
सेंसिटर मतलब संवेदी गति, या फिर प्री ऑपरेशनल प्राक प्रक्रिया अवस्था, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त प्रक्रिया, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक प्रक्रिया अवस्था। तो बताइए, आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो किस में आ जाएगा? अमूर्त, तर्क एवं तार्किक कौशल रीजनिंग किस में आ जाएगी? औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में, मतलब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो इसकी ये 4 अवस्थाएं होती है, संवेदी गति, उसके बाद कौन सी होती है? प्राक प्रक्रिया, तीसरी होती है मूर्त प्रक्रिया, और जो सबसे लास्ट होती है औपचारिक प्रक्रिया। तो इसी में क्या होगा? बच्चों में अमूर्त, तर्क एवं तार्किक कौशल डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो किस लिए प्रोत्साहित किया जाता है? त्रुटियों से पूर्णतः बचने के लिए, उदाहरणों से नियमों के लिए, सूत्रों का पता लगाने के लिए, या फिर नियम या सूत्रों को याद करने के जोर पे, या इनमें से सभी। तो गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को किस लिए प्रोत्साहित किया जाता है? आंसर कीजिए। तो त्रुटियों से पूर्णतः बचने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए। इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में विद्यार्थी क्या करते हैं? डोंट नो मतलब नहीं जानते हैं, या फिर पूर्व से जानते हैं, ऑलरेडी नो, या फिर जानने के इच्छुक हैं, या जानने के इच्छुक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अगर विद्यार्थियों के समझ किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए, जिससे क्या उन बातों को जोड़ना चाहिए जो क्या वो पहले से जानते हो, ऑलरेडी नो, तभी तो वो चीज़ों को लिंक कर पाएंगे, तभी वो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो खा ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी जांच के ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए? किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट? टॉपिक, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब अनुदेशनात्मक उद्देश्य, या फिर फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस प्रश्नों के स्वरूप, या टीचिंग टाइम शिक्षण समय। तो ब्लूप्रिंट तैयार करते समय किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो आंसर कीजिए, किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो किसको नहीं रखा जाता है? तो प्रकरण को भी ध्यान रखा जाता है, अनुदेशात्मक उद्देश्य को भी, प्रश्नों के स्वरूप को, शिक्षण समय, इसको जो टीचिंग टाइम है इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है ब्लूप्रिंट जब तैयार किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29, सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो जो सोशल लर्निंग है वो किसने डेवलप की गई थी? इसका प्रिंसिपल थॉर्नडाइक के द्वारा, या पावलोव के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, या रोजर्स के द्वारा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर कीजिए। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था वो दिया था बंडूरा ने। तो ये याद रखिएगा, आप पावलोव मत लगाइएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पावलोव ने नहीं दिया था। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछा जाएगा तो बंडूरा ने, सामाजिक संज्ञात्मक का दिया था वो पावलोव ने दिया था। तो याद रखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा, अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के सबसे निकट है? तो कौन सी जो है सबसे निकट है ये बतानी है। पहला लिखा हुआ प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, या पाठ्य पुस्तक, या कोई नहीं। तो कौन सी रणनीति जो है मनोविज्ञान सिद्धांतों के सबसे निकट है? तो सर सबसे निकट क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसरिंग। तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी ये भी बता दीजिए। तो ये किसने दी थी? सुकरात ने, सोक्रेटिस। तो याद रखिएगा सोक्रेटिस ने दी थी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर्स रोल? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए, या फिर ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके, या फिर थर्ड दे रखा है, समय पे पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है, या शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वर्ग कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो इसको आपको रीड करने के बाद पता ही चल गया होगा क्या इसका राइट आंसर है। तो एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक का
जो पाठ्य पुस्तक उसका दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। समय पे पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये सबसे व्याख्या तो नहीं करता शिक्षक की भूमिका का। उसको क्या, बच्चों को ऐसी चीज़ें, उसे रट्टू तोता नहीं बनाना है। उसे ऐसा नहीं कि मतलब वो केवल एग्ज़ाम करवाए या फिर पाठ्यक्रम को पूरा कराए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वर्ग कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहाँ बच्चे क्या करें, संवाद कर सके, खोजबीन कर सके या माध्यम से सीख सके। मतलब बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ अपनी क्वेरीज कर सके, क्वेश्चनिंग कर सके और क्या कर सके, एक्टिव हो सके। तो कौन सा ऐसा उनको माहौल देना, ऐसा उनको माहौल डेवलप करना जिससे बच्चे खुद करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो एनसीएफ है वो कहता है लर्निंग बाय बच्चे खुद करके सीखे। तो सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, ज्योत्सना अक्सर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके। तो वह उपयोग कर रही है, किस चीज़ का उपयोग कर रही है? सहायक विस्तार प्रक्रिया का, या फिर उपलक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया का, या क्रियाशील दृढ़ता का, या न्यून कार्यता का। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। ज्योत्सना ऑफ्टन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजली सी इज डूइंग। तो किस चीज़ का वो यूज़ कर रही है, आंसर कीजिए। तो क्या कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को वो करके, कार्यों को विभाजित करके वो क्या कर रही है, उसे आसानी से कर पा रही है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब गोल एनालिसिस प्रोसेस। मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, उपलक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, दो छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी उसके अर्थ को पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं। उनके बारे में इनमें से क्या सही है, आपको बताना है। तो टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट इंटरली डिफरेंट इंस्पिरेशन ऑफ इट्स मीनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम। यह संभव नहीं है और उन्हें फिर से गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की है। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो आंसर करना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो छात्र क्या कर रहे हैं, एक ही गद्यांश को पढ़ रहे हैं, फिर जो उसके अर्थ को पूरी तरीके से अलग अलग वो मतलब अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, उसका बता रहे हैं। तो कौन सा सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक जो फैक्टर है वो अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करे। तो सबका जो समझने का फैक्टर है वो अलग अलग है, किसी को किसी तरीके से समझ में आ रहा है, तो किसी जो दोनों लोग हैं वो जो उसकी व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से इसीलिए कर रहे हैं। तो क्या है, अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं जो विभिन्न कारक होते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2043 है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है। तो आपको बताना है, शिक्षक का उत्तरदायित्व बताना है। सामाजिक वातावरण का निर्माण करना, या सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, या उपयुक्त सभी। तो बताना है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज डेवलपिंग सोशल इन्वायरमेंट, या प्रोमोटिंग ग्रुप एक्टिविटीज, प्रमोशन कल्चर एक्टिविटीज, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन की क्या के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक टीचर की। तो बिल्कुल सही, डेवलप करना चाहिए उन्हें सोशल इन्वायरमेंट जिससे बच्चे के अपने पीयर ग्रुप से अच्छे से सीख पाए। प्रमोट करना चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज़ को, बिल्कुल बच्चे को जो ग्रुप एक्टिविटीज़ उसको प्रमोट करना चाहिए। प्रोमोशन कल्चर एक्टिविटीज़ बिल्कुल, और ऑल ऑफ दिस। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षार्थी नहीं सीखते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए नहीं सीख पाते, नहीं सीख सकते, या उन्हें यह पता ही नहीं है कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा, या फिर उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता। प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में पूछा नहीं जाता। तो विद्यार्थी कब नहीं सीख सकते, आंसर कीजिए। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, तब तक वह सीख नहीं सकते। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा
प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। लक्ष्य और समय ताल तालिकाओं का निर्धारण, संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना या संभव साथी की व्याख्या करना या स्वयं से पूछताछ। तो इसका जो अधिगम रणनीति के जो प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है उसको क्रम वाइज बताना है। तो आंसर करिए क्या जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्या क्या हो सकता है, आंसर करिए। तो जो उसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला भी बिल्कुल सही है, लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण करना चाहिए प्रभावी अधिगम की रणनीतियों के लिए। संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण करना चाहिए, ये भी सही है। उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना चाहिए, संभव साथी की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी सही है। और स्वयं से पूछताछ, तो पांचों ऑप्शन सही है। तो पांचों स्टेटमेंट किस में दे रखे, तो सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कोई भी कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।